मुंबई की रात हमेशा एक नई कहानी कहते हैं। कुछ कहानियाँ कुछ राज, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी खूनी होती है कि उन्हें सिर्फ कानाफूसी में ही सुनाया जा सकता है। कहानियाँ उन नामों की जिनके एक इशारे पे मुंबई थर्रा उठती थी। एक ऐसा नाम जो कभी दाऊद इब्राहिम के लिए दाहिना हाथ था, लेकिन फिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कहानी है उस आदमी की जिसे दुनिया छोटा राजन के नाम से जानती है। वो डॉन जिसने अंडरवर्ल्ड को हिला के रख दिया। कहानी शुरू होती है 1959 में। मुंबई के चेंबूर इलाके के तिलक नगर से एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ राजेंद्र सदाशिव निकलजे। घर में 6 भाई बहन। पिता एक मिल में काम करते थे। राजेंद्र ने 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसका मन पढ़ाई में कम और गलियों के किस्सों में लगता था। राजन का कद छोटा था, लेकिन इरादे बहुत बड़े। राजेंद्र ने शुरू में सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक करने का काम किया। एक दिन जब पुलिस ने उनके ठिकाने पे रेड मारी तो सारे लोग भाग गए, लेकिन राजेंद्र वहीं रुका और अकेले ही पुलिस का मुकाबला करने लगा। उसने पुलिस को उन्हीं की लाठियों से पीटा। ये बात जंगल की आग की तरह फैली और बड़ा राजन तक पहुंची। उसके दिलेरी से प्रभावित होकर बड़ा राजन इस डॉन ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। जल्दी ही छोटा राजन बड़ा राजन का सबसे खास आदमी बन गया। दोनों की दोस्ती गहरी हो चुकी थी, लेकिन 1983 में एक विरोधी गिरोह के आदमी ने, जिसका नाम अब्दुल कुंजू था, उसने बड़ा राजन की हत्या कर दी। छोटा राजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने कसम खाई कि वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा। उसने अकेले ही अब्दुल कुंजू को मारने का फैसला किया, और इस काम के लिए उसने जो तरीके अपनाए वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थे। बदला लेने के लिए छोटा राजन ने अपना वेश बदला। वो कभी भिखारी बनकर कुंजू का पीछा करता, तो कभी पुलिस का मुखबिर बनकर उसके पास जाने की कोशिश करता। उसने कई बार कुंजू को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। आखिरकार कोर्ट परिसर में उसने कुंजू पर कई गोलियां चलाई, लेकिन वो तब भी बच निकला। एक बार तो अब्दुल कुंजू की तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल में गया था। वो वहाँ जाने वाला है, इसकी खबर छोटा राजन को पहले ही लग गई थी, और उसने अपने शार्प शूटर्स को पहले से ही पेशेंट बनाकर फ्रैक्चर हाथ है ऐसा दिखाते हुए प्लास्टर लगाकर हॉस्पिटल के गेट पे बिठा दिया था। जैसे ही अब्दुल कुंजू हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, राजन के शूटर ने अपने हाथ के प्लास्टर में रखी बंदूक से अब्दुल कुंजू पे फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इस फायरिंग में भी अब्दुल कुंजू बच निकला था। लेकिन ये शूट आउट किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। हाथ पे लगे प्लास्टर में गन छुपाकर, घात लगाकर, सही समय का इंतजार करके अपने दुश्मन पे फायरिंग करना, ये सीन बॉलीवुड ने बाद में अपने फिल्म्स में भी कॉपी किया था। तो इस शूट आउट के बाद कुंजू सदमे में चला गया था और डर डर के छुपते छुपाते रहने लगा था। खुलेआम घूमना तो वो भूल ही गया था, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से छोटा राजन के शूटर्स आए और मार के चले जाए। इस सदमे में जीना उसके लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। लेकिन बड़ा राजन के मारे जाने के 2 साल बाद आखिर में अपने गैंग के एक वफादार साथी के साथ मिलकर छोटा राजन ने कुंजू को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद मुंबई में हर कोई कहने लगा था कि छोटा राजन ने अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया है। इस तरह से छोटा राजन ने बड़ा राजन की गैंग पर अपना कंट्रोल तो कर लिया, और लोगों ने उसे उसके दोस्त के नाम से छोटा राजन कहकर पुकारना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के 2 डॉन दाऊद और अरुण गवली, इनके ऊपर बनी ये 2 वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो छोटा राजन ने अपने दोस्त यानी बड़े राजन की मौत का बदला जिस दिलेरी और बहादुरी से लिया था, ये देख के दाऊद इब्राहिम भी बहुत प्रभावित हुआ था, और उसने उसे अपने गैंग में आने का न्योता दिया था। और छोटा राजन ने भी उसका ऑफर एक्सेप्ट करते हुए डी गैंग में जाने का फैसला लिया था। छोटा राजन की बहादुरी और वफादारी से दाऊद इब्राहिम बहुत प्रभावित था। 1980 के दशक के मध्य में जब मुंबई पुलिस द्वारा अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एनकाउंटर्स की मुहिम छेड़ी गई, तब दाऊद मुंबई छोड़कर तो चला गया, लेकिन उसने अपनी मुंबई की सल्तनत की चाबी छोटा राजन के हाथ में सौंप दी थी। छोटा राजन ने भी डी कंपनी के लिए वसूली, सट्टा, सुपारी किलिंग, तस्करी, हर काम को बड़ी कुशलता से संभाला था। वो दाऊद का लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि मास्टर माइंड बन गया था। मुंबई में दाऊद का राज छोटा राजन की बदौलत ही चलता था। लेकिन 1988-89 के आसपास दाऊद ने छोटा राजन को अपने पास दुबई में बुला लिया।
वहाँ जाकर सिर्फ मुंबई और भारत के अंदर ही डी कंपनी को बढ़ाने की सोच रखने वाले दाऊद की डी कंपनी को बढ़ाने का काम छोटा राजन ने दुबई में जाकर किया। छोटा राजन ने दुबई जाकर डी कंपनी को इंटरनेशनली फैलाना शुरू किया। पहले तो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के साथ छोटा राजन ने डी कंपनी का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ के माफिया के साथ भी डी कंपनी के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किए गए। साथ ही कुछ यूरोपियन एंड अफ्रीकन देशों में भी डी कंपनी की पहुंच बढ़ाने में छोटा राजन ही मास्टरमाइंड था। डी कंपनी के दुनिया भर में जितने भी काम होते थे छोटा राजन ही मैनेज करता था और दाऊद को बस रिपोर्टिंग किया जाता। इन सब से छोटा राजन दाऊद का सबसे भरोसेमंद और करीबी बन चुका था। इसी बीच डी कंपनी के दूसरे लोग जैसे कि छोटा शकील को छोटा राजन की दाऊद के साथ की नज़दीकियाँ कहीं ना कहीं खटक रही थी। और जब 1992 में दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति को अरुण गवली गैंग ने मरवा दिया, उसके बाद बहुत दिन हो गए फिर भी उस मर्डर का बदला नहीं लिया गया। इस बात पे जोर देते हुए छोटा शकील और उसके साथियों ने दाऊद के कान भरना शुरू किया कि देखो किस तरह से लंबे समय बाद भी छोटा राजन ने पारकर की हत्या का बदला नहीं लिया वगैरह वगैरह। जब दाऊद ने छोटा राजन को पूछा तब छोटा राजन के बातों से दाऊद को पता चला कि पारकर के हत्यारे मुंबई के जे हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सही समय देख के छोटा राजन उनको टर्मिनेट करने वाला है। तब छोटा शकील ने दाऊद से वो काम निपटाने की मंजूरी ले ली और खुद के शूटर्स को जे हॉस्पिटल भेज के AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, जिसमें अरुण गवली के 2 में से एक शूटर मारा गया और दूसरा भागने में कामयाब रहा। लेकिन उस शूटआउट में पुलिस कांस्टेबल्स, कुछ सिविलियन पेशेंट्स और हॉस्पिटल का स्टाफ जिसमें नर्स, डॉक्टर्स वगैरह भी मारे गए थे। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये थी कि जे हॉस्पिटल शूटआउट के बारे में छोटा राजन को कुछ भी पता नहीं था। जब उसे ये सब पता चला तब उसकी यही सोच थी कि काम को अंजाम देने का ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत था। जो हुआ वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। यानी उस घटना के बाद धीरे धीरे छोटा राजन और दाऊद के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गया था। और फिर उसी साल यानी 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तब हिंदू मुस्लिम के बीच में भारत में दंगे फसाद भी बढ़ने लगा था और इसी बात का इफेक्ट डी गैंग में भी हुआ। छोटा राजन ने डी गैंग को भले ही इंटरनेशनल सिंडिकेट बनाया हो, पूरी गैंग को अपने माइंड से और अलग सोच से बढ़ाया हो, लेकिन वो था तो हिंदू ही। और बस यही एक बात के कारण मुस्लिम दाऊद और उसकी दूसरे मुस्लिम गैंग मेंबर्स अब छोटा राजन को गैंग की जिम्मेदारियों से दूर रखने लगे थे। यानी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद डी कंपनी में जातिवाद और धार्मिक दरार बढ़ गई थी। दाऊद का गैंग सिर्फ पैसे के लिए काम करता था, लेकिन अब उसमें हिंदू और मुस्लिम गुंडों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। दाऊद ने हिंदू गुंडों को बाहर रखना शुरू किया, जो कि छोटा राजन के लिए असहनीय था। राजन को ये महसूस होने लगा था कि दाऊद अब सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक कट्टरपंथी बन गया है। और फिर आया वो काला दिन, 12 मार्च 1993। एक के बाद एक 12 बम धमाकों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया। 257 बेगुनाह लोग मारे गए। जब यह खुलासा हुआ कि इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की ISI का हाथ था, तो छोटा राजन के लिए ये सबसे बड़ा विश्वासघात था। राजन को दाऊद के कई और अपराधों का भी पता चला, जैसे कि दाऊद ने राजन के कई वफादार साथियों को मरवा दिया था। राजन का अपराध से रिश्ता था, आतंकवाद से नहीं। मुंबई ब्लास्ट के बाद जब राजन ने दाऊद को फ़ोन किया और उसे देश के खिलाफ काम करने के लिए जमकर लताड़ा था, तब दाऊद ने राजन को चुप रहने की धमकी दी थी। राजन इस बात से टूट गया था कि जिस आदमी के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, उसने अपने ही देश पे हमला किया। राजन ने उसी वक्त दाऊद से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। – 1994 में छोटा राजन ने दाऊद से अलग होकर अपना एक नया गैंग बनाया। उसने दाऊद के गुंडों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया था। मुंबई में एक नई गैंगवार शुरू हो गई थी, जिसे दाऊद वर्सेस राजन के नाम से जाना जाने लगा। राजन ने दाऊद के कई आदमियों को मारा, उसके कारोबार को चौपट किया। वो खुद को हिंदुस्तान का डॉन कहता था, जो देश के गद्दार दाऊद से बदला ले रहा था। इसी बीच छोटा राजन की निजी जिंदगी भी चल रही थी। उसने सुजाता से शादी की थी, जिससे उसकी 2 बेटियां हैं, निकिता और अक्षिता। राजन अपने परिवार को हमेशा अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर रखता था। फिर भी ज़रूरत की मांग को देखकर सुजाता ने मुंबई में रहकर ही राजन के कई कारोबार संभाले। तो राजन के इस पलटवार से दाऊद इब्राहिम भी आग बबूला था। उसने राजन को ख़त्म करने की कसम खा ली। पहले तो डी गैंग ने छोटा राजन के करीबी गैंगस्टर्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया, जैसे कि
साधु शेट्टी, विक्की जाधव, श्याम मोहित, विजय तांडेल, इनमें से कुछ को तो दाऊद के शूटर्स ने ही मार दिया और कुछ को पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि साधु शेट्टी को पुलिस द्वारा उठवाकर बाद में उसका एनकाउंटर करवाया गया। साल 2000 में बैंकॉक में दाऊद के शार्प शूटर्स ने छोटा राजन पर जानलेवा हमला किया। उसे 7 गोलियां लगी। राजन को मरा हुआ समझकर हमलावर भाग गए, लेकिन उस वक्त भी राजन को मौत छूकर निकल गई। राजन किसी तरह से बच निकला और वहां से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन उस हमले में राजन के वफादार दोस्त रोहित वर्मा की मौत हो गई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां दोनों ही राजन की तलाश में थे, लेकिन राजन अस्पताल से बचकर निकल गया। ऐसा माना जाता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ही राजन को बचाने में मदद की थी, क्योंकि वो दाऊद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोहरा बन चुका था। राजन पर कई हत्याओं और आपराधिक मामलों का आरोप था, लेकिन दाऊद से अलग होने के बाद ऐसी रिपोर्ट थी कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उसे दाऊद के खिलाफ इस्तेमाल किया। राजन ने दाऊद के नेटवर्क और उसके आदमियों की कई अहम जानकारियां रॉ को दी, जिसने दाऊद को कमजोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की। उस वक्त राजन ने खुद को देशभक्त डॉन के रूप में पेश किया। 2015 में दशकों तक फरार रहने के बाद छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे भारत वापस लाया गया और ये भारत के लिए एक बड़ी सफलता भी मानी जाती है। उसे सीधे दिल्ली लाया गया और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। आज छोटा राजन तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। उसे पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या सहित कई मामलों में दोषी ठहराया गया है। उसकी कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड के एक पूरे युग का प्रतीक है। एक ऐसा युग जहां वफादारी और विश्वासघात, अपराध और देशभक्ति की रेखाएं अक्सर धुंधली हो जाती है। आज छोटा राजन भले ही जेल में हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम आज भी पकड़ से बाहर है, और शायद इसीलिए वो पुराना डायलॉग आज भी गूंजता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन छोटा राजन की कहानी ये ज़रूर बताती है कि अगर कोई डॉन ही दूसरे डॉन के पीछे पड़ जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन में बदल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हेल्प होती है। जल्दी ही मिलते हैं और एक नए वीडियो में।